नमस्कार साथियों, राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की इस सेशन के अंतर्गत हिंदी का विकास से 50 प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हिंदी का संबंध किससे है? सौरसेनी अभ्रंश, अभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत से। तो हिंदी का जो संबंध है वो है सौरसेनी अभ्रंश से। अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। अगला देखते हैं, साहित्यिक अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल संस्कृत्यायन। तो साहित्यिक अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगला देखते हैं, सौरसेनी अभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। तो सौरसेनी अभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। अगला है, अभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांतिक काल और प्राकृत काल। तो अभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है उसे कहा जाता है संक्रांतिक काल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अमीर खुसरो को। अगला देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरपाद को, स्वयंभू को, रमामुंस को और पुष्पदंत को। तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना था, वो माना था रमामुंस को। अगला है, पंजाबी का विकास अभ्रंश के किस रूप में हुआ? महाराष्ट्री, मागधी, ब्राचड और पैचासी। तो पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ था वो हुआ था पैचासी अभ्रंश से। अगला देखते हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का उद्भव किस अभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, पैचासी और सौरसेनी। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था मगधी अभ्रंश से। अगला है, अर्धमगधी अभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी और गुजराती। तो अर्धमगधी अभ्रंश से विकास हुआ था पूर्वी हिंदी का। अगला है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहारी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं, इसमें मैच करना है कि कौन किससे मिल रहा है। तो ये है सौरसेनी का जो पूर्वी हिंदी से ही है। पैसासी जो है ये असमिया है। मागधी जो है ये लहदा है और अर्धमागधी जो है ये राजस्थानी है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सौरसेनी अभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो इसमें बताना है कि सौरसेनी अभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भैरवी, हरियाणवी, अवधी और बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है ये अवधी नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 5, 6। तो हिंदी की कुल उपभाषाएं हैं वो हैं 5।
पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या जो है वो है 5। अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली किसकी संबंधित है? तो ये जो बोली है भोजपुरी, बिहारी और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचड अपभ्रंश से, पैचासी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से और सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है वो हुआ है ब्राचड अपभ्रंश से। अगला है, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवादी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो अहिरवादी जो बोली है उसका संबंध है उत्तरी राजस्थानी से। अगला देखते हैं, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैचासी, मागधी और अर्धमागधी। तो अपभ्रंश का जो उद्भव हुआ है, अवधी का किस अपभ्रंश से उद्भव हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ है अर्धमागधी से। मैथिली में साहित्य का सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सरहपाद और अगे। तो मैथिली में साहित्यिक रचना करने का श्रेय जाता है ये विद्यापति को, और विद्यापति का उपनाम है मैथिली कोकिल भी इनको कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मेवाती, ढूढ़ारी, मरवाड़ी और मालवी। तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है वो है ढूढ़ारी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? अवधी, भोजपुरी, ब्रिजभाषा और कौरवी। तो कृष्ण काव्य और रीतिकालीन जो साहित्य की रचना हो रही थी वो किस भाषा में हो रही थी? तो वो हो रही थी ब्रजभाषा में। इनमें से कौन सी बोली अवधी में नहीं, इनमें से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली और हंस जवाहिर। तो कवितावली जो है ये तुलसीदास की रचना है और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो कि पद्मावत, मधुमालती और हंस जवाहिर ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। अगला देखते हैं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास। तो शकुंतला नाटक जो है ये कालिदास द्वारा रचित नाटक है संस्कृत में, और इसका हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बांसवाड़ा, आगरा, भोजपुर, बनारस, मगध। तो बनारस क्षेत्र की बोली जो है उसको काशिका कहा गया है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मगधी, असमिया और अर्धमगधी। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये असमिया अपभ्रंश से विकसित है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। तो कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगड़ू। तो पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैचासी। तो जो ब्रज भाषा है वो विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर और प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ था वो हुआ था प्रेम सागर में। अगला देखते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम है
मगही, कौड़वी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो खड़ी बोली को कौरव की बोली थी, इसलिए इसको कौरवी बोली भी कहते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है, जिसमें 7 कांड हैं और ये रचना की गई थी अवधी भाषा में। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी हमने आगे भी देखा था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी किसकी रचना है? तो ये रचना है रहीम दास की। मैथिली का विकास किस अभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली जो बोली है ये मगधी अभ्रंश से माना जाता है और मैथिली जो है ये बिहारी बोली के अंतर्गत आता है, बिहारी भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी और कौरवी। तो तुलसीदास की विनय पत्रिका जो है ये है ब्रज भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं बोला जाता है? तो मैथिली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में कोलकाता में। अगला देखते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये रखा था गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को और हर उसी दिन से 14 सितंबर से ही हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं, कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, समाचार सुधावर्णन और हिंदी प्रदीप, भारत मित्र। तो कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुख्य पत्र था वो था भारत मित्र। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 में। नगरीय प्रचारित सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नगरीय प्रचारित सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। अगला देखते हैं, नगरीय प्रचारित सभा के संस्थापक में थे, तो ये कौन कौन थे? तो ये शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला देखते हैं, काशी नागरी प्रचारित सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास तो ये हैं। वहीं पे देखते हैं राम नारायण मिश्र, ये भी हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये भी हैं। रामचंद्र शुक्ल जो थे ये काशी नागरी प्रचारित सभा के संस्थापकों में नहीं थे। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खगोष्ठी, पैचासी और ब्राह्मणी कैथी। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो हुआ था पैचासी से। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय भाषा जो संविधान में जो भारतीय भाषाएं हैं वो टोटल 22 हैं और इसमें कुल ये अनुसूची जो है ये है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इस तरह आज हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।